गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सेकंड लेक्चर में मैं विपिन शर्मा, सीनियर मैथ्स फैकल्टी, मोशन IIT जेईई आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करवाते हुए मूलभूत गणना के नियम बताए थे, उस पर मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे और उसके बाद मैंने आपको शब्दकोश समस्याएं करवाई थी, NCR NPR की सार्थकता बताई थी और उसके बाद मैंने लेक्चर फिनिश किया था कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के साथ, जैसे NCR बराबर NC n-R। अब आज अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी पता लगाने वाले हैं जो कि यूजफुल रहेंगे हमारे लिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख कर रखा हुआ है। गणेशपुरी एक शब्द है, ठीक है। उस शब्द में कुछ वॉवल्स हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं, ये तो पता ही है आपको। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सभी लेटर्स को यूज करके कुल वर्ड्स कितने बनेंगे। तो पहले तो आप ये देखो कि इसमें टोटल वर्ड्स हैं कितने, एक बार वो पता पड़ना जरूरी है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स हैं इसमें, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल शब्द बनेंगे, डेफिनेटली 10 के मांग रहा है वो, क्योंकि सारे लेटर्स को इस्तेमाल करना है हमें। तो यहां पर 10 चॉइस है, यहां पर 9, यहां पर 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो 10 फैक्टोरियल आपका आंसर है। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट देने वाला हूं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या पता लगा आपको? वो रिजल्ट मैं यहां पर ऐसे क्लाउड बना करके लिखूंगा, तो आप ऐसा का ऐसे लिख लेना। रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1 है n भिन्न वस्तुओं को n स्थानों पर बैठाने के तरीके n फैक्टोरियल होते हैं। हमेशा याद रखें, अगर आपको 5 लोगों को 5 जगहों पर बैठाना है तो 5 फैक्टोरियल तरीके से वो बैठाए जाएंगे। आज के बाद ये रिजल्ट आपको याद रखना है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको ये रिजल्ट बताया है, अब इसका यूज देखिए कैसे होगा अगले पार्ट्स में। जी से शुरू होने वाले कुल वर्ड्स आपको बताने हैं। तो शुरुआत तो जी से होनी ही है, तो जी को तो हमने यहां पर लाकर बिठा दिया। अब जैसे ही हमने जी को यहां पर लाकर बिठाया, बचे हुए स्थान कितने हैं? 9। बचे हुए लेटर्स कितने हैं? 9। तो 9 स्थान है, 9 ही लेटर्स हैं। तो इस रूल के हिसाब से ये सारी जगह कितने तरीकों से भरी जा सकती हैं? 9 फैक्टोरियल तरीके से। तो इसका आंसर हो गया 9 फैक्टोरियल, करेक्ट। फिर आगे आइए, वॉवल से शुरू होने वाले कुल वर्ड्स। वॉवल से शुरू होने वाले कुल वर्ड्स, तो यहां पर हम बात करते हैं कि वॉवल्स हैं कितने। तो जो वॉवल्स हैं गणेशपुरी में, वो एक तो ए है, एक ई है, एक यू है और एक आई है। तो आप देख सकते हो इसमें टोटल 4 वॉवल्स हैं, ठीक है। और वॉवल से शुरू होने वाले कुल शब्द हमें चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 वॉवल्स हैं। 4 में से एक को यहां बिठाना है हमें, ठीक है। तो इस जगह पर बैठने के लिए कितने सदस्य उपलब्ध हैं? 4। तो इस जगह को वॉवल से भरने के 4 तरीके हैं। अब 3 वॉवल्स कोई से भी बच जाएंगे, एक वॉवल तो बैठ ही गया, तो वो 3 वॉवल्स बाकियों के साथ मिक्स हो जाएंगे। टोटल हमारे पास 9 है और यहां पर भी कितने हमारे पास स्थान है? 9 है। तो 9 स्थानों पर 9 लेटर्स को बिठाने के तरीके 9 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में 4 × 9 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर होगा। 4 तरीकों से तो हमने वॉवल बिठाया पहले स्थान पर, और उसके बाद बाकी बचे हुए 9 स्थानों पर 9 लेटर्स को बैठाने के तरीके 9 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो ये रिजल्ट काम आता चला जा रहा है। फिर आगे आइए 4th नंबर पर, वॉवल से शुरू तथा कॉन्सोनेंट से खत्म होने वाले कुल वर्ड्स आपको बताना है।
आपको अभी भी पता पड़ा है कि 4 तो वॉवल्स हैं, तो डेफिनेटली बचे हुए 6 कॉन्सोनेंट्स ही होंगे, ये तो कंफर्म बात है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखिए वॉवल से तो शुरू होना चाहिए, मतलब यहाँ पर इस डिब्बे को भरने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं, क्योंकि 4 वॉवल्स थे, और अंत होना चाहिए ये कॉन्सोनेंट पे। तो इस कॉन्सोनेंट तो इस डब्बे को भरने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 6 चॉइसेस हैं, क्योंकि 6 कॉन्सोनेंट्स थे हमारे पास। अब एक कॉन्सोनेंट यहाँ खर्च कर दिया, एक वॉवल यहाँ खर्च कर दिया, 10 में से 2 गायब हो चुके हैं, बचे हुए 8 लेटर्स हैं और जगह भी कितनी है? 8। तो इन 8 जगहों को भरने के तरीके 8 फैक्टोरियल। तो इस केस में हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4 × 6 × 8 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर आते हैं हम 5th पार्ट पे, कॉन्सोनेंट से शुरू और वॉवल से खत्म। बहुत ही आसान बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 6 कॉन्सोनेंट हैं, तो शुरुआत होनी चाहिए कॉन्सोनेंट से। तो इस डिब्बे को भरने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं। खत्म किस पर होना चाहिए? वॉवल्स पे। वॉवल्स कितने हैं? 4 वॉवल्स हैं, तो आखिरी डिब्बे को भरने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस हैं। एक कॉन्सोनेंट खत्म हो गया, एक वॉवल खत्म हो गया, 10 में से 2 लेटर्स चले गए, 8 बचे, 8 जगह हैं, तो इनको भरने के तरीके फिर से कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 4 × 6 × 8 फैक्टोरियल। अगला क्वेश्चन देखिए, गणेशपुरी पर ही चल रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, कुल वर्ड जिनमें सभी वॉवल्स साथ हों। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस फिर से गणेशपुरी पर ही बनाए गए हैं, उसी के पार्ट्स चल रहे हैं। अब उसने बोला है कि सभी वॉवल्स साथ हों, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई। यहां पर एक और रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। वॉवल्स कितने हैं? 4, आपको पता ही है। गणेशपुरी में वॉवल्स 4 थे और ये चारों वॉवल्स साथ होने चाहिए। वॉवल्स कौन कौन थे? A I U E, करेक्ट। जब भी चीजों को साथ में रखने की बात होती है तो हम लोग स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, धागा मेथड कहते हैं उसे। एक धागे में पिरो देते हैं अपन उन सबको। तो स्ट्रिंग मेथड का मतलब है कि गठरी बना दो, जिनको भी साथ में रखना है उनको एक गठरी में बांध दो। अब गणेशपुरी में से 4 लेटर्स आपने हटा दिए, भाई देखो G A N E S H P U R I, आपने A E U I को उठाया और एक गठड़ी में बांधा, तो ये हो गया A E U I, ठीक है। अब बचे कितने? G N S H P और R। तो 6 तो ये बचे और एक गठरी, ठीक है। तो हमेशा जब भी चीजों को साथ में रखना हो तो गठरी बना दो। अब गठरी में रहेंगे तो वो हमेशा साथ में ही रहेंगे, तो गठरी को बाकी 6 के साथ अरेंज कर दो। कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है? 7 फैक्टोरियल तरीके से। और गठरी के अंदर अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल तरीके से। क्यों अरेंजमेंट होगा? क्योंकि A E U I हो या U E A I हो, वो रहेंगे तो साथ ही, तो इसलिए अरेंजमेंट किया गया है 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट में देने वाला हूं। रिजल्ट नंबर 2, जब भी वस्तुओं को साथ में रखना है, टुगेदर रखना है, तो यूज क्या प्रयोग में लेना चाहिए? स्ट्रिंग मेथड, धागा मेथड, STRING, स्ट्रिंग मेथड, ये नाम है इसका। तो जब भी वस्तुओं को हमें साथ में रखना होगा हम स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रिंग मेथड के हिसाब से जिन चीजों को साथ में रखना है उनको एक गठरी में बांधेंगे, बाकी चीजों के साथ जो बच गई हैं उसके साथ उस गठरी को अरेंज करेंगे और उस गठरी के मेंबर्स को भी व्यवस्थित करेंगे। यह है 6th पार्ट। अगले में बोला है कुल शब्द जिनमें लेटर्स GAN साथ हों। तो गठरी में इस बार किसको बांधना है आपको? इस बार आपको गठरी में बांधना है GAN को। तो गठरी बनाई, GAN को फिट किया। अब जो बचे हुए जगह हैं वो 7 हैं,
ठीक है। 7 प्लस 1 गठरी, इन सब का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, और गठरी का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, नॉर्मल चीज है। ठीक है। कुल शब्द जिनमें सभी कॉन्सोनेंट्स साथ हों। कॉन्सोनेंट्स कितने थे 6 कॉन्सोनेंट्स थे, तो 6 कॉन्सोनेंट्स की गठरी बना दो। बचे हुए कितने हैं 4 वॉवल्स ही बचे हुए हैं, 4 वॉवल्स और 1 गठरी, इसमें 6 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है। मान लो वो C1 C2 C3। ठीक है। तो उन 6 कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट गठरी के साथ, तो 4 और 1 गठरी यानी कि 5 फैक्टोरियल, और कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल। बिल्कुल सिंपल लॉजिकल। कुल शब्द जिनमें कोई भी वॉवल साथ में ना हो। अब ये एक और रिजल्ट वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास। कुल शब्द जिनमें कोई भी वॉवल साथ में ना हो, यहां पर आपके पास एक और रिजल्ट आ रहा है बच्चों। रिजल्ट नंबर 3। ये सब रिजल्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं, काम आने वाले हैं। जब वस्तुओं को अलग करना हो, जब वस्तुओं को अलग करना हो तो हमें कौन सा मेथड यूज करना है, गैप मेथड। यूज गैप मेथड। यूज गैप मेथड। गैप मेथड का मतलब है कि जिनको अलग करना है उनको बाद में बैठाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जिनको अलग करना है उनको बाद में बैठाएंगे, उनको बाद में बैठाएंगे। यह है गैप मेथड का मतलब। जिनको अलग करना है उनको बाद में बैठाएंगे। तो जैसे कि इसने बोला है कोई भी वॉवल साथ में ना हो, तो आपको पता है वॉवल के अलावा कौन कौन बचे। एक तो बचा G, ठीक है, एक बचा N, S, H, P, R। ये 6 बचे, 6 कॉन्सोनेंट्स हैं। हमें वॉवल्स को साथ में नहीं बैठाना है, तो पहले हमने इनको कॉन्सोनेंट्स को बिठाया। अब इनके बीच में जो गैप बचे 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 गैप्स में से किसी भी 4 को लेकर के हम वॉवल्स को बिठा देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से वॉवल्स हमेशा अलग अलग बैठेंगे, क्योंकि हर 2 वॉवल के बीच में एक कॉन्सोनेंट होगा। तो क्या करा हमने, पहले तो इन कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दिया 6 फैक्टोरियल तरीके से, फिर इन 7 गैप्स में से 4 को सिलेक्ट किया और उन 4 गैप्स में हमने वॉवल्स को बिठा दिया 7C4 into 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो आपने देखा ये अरेंजमेंट ही है एक तरह से। 7C4 into 4 फैक्टोरियल क्या सजेस्ट कर रहा है, 7P4 को सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि NCR into R फैक्टोरियल NPR होता है, करेक्ट। तो यहां पर आपने एक चीज और देखी कि जब आपने 6 चीजों को बिठाया तो कितने गैप्स क्रिएट हुए, 7 गैप्स क्रिएट हुए। तो यहां पर अपन रिजल्ट नंबर 4 लिख देते हैं, रिजल्ट नंबर 4। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। हजारों बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं आप उन पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी उस लिंक पर क्लिक करके प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसे क्लाउड में बनाकर लिख रहे हैं अपन। वस्तुओं से n वस्तुओं से n+1 गैप्स बनेंगे, n वस्तुओं से n+1 गैप्स बनेंगे, n वस्तुओं से n+1 गैप्स बनेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसी घटनाक्रम में चल रही है चीजें, ठीक है। तो 10th है, कुल शब्द जिनमें लेटर्स GAN कभी साथ ना आए,
कभी साथ ना आए। तो GAN कभी साथ ना आए, तो GAN के अलावा बाकी सबको अरेंज करो पहले। ESHPURI। तो पहले हमने इनको अरेंज किया, कितने हैं ये, अब आप हवा में ही काम कर सकते हो। देखो ये कितने हुए, 7। कितने गैप्स बनेंगे, 8। ये वाला रिजल्ट कहता है 8 गैप्स बनेंगे। कितनी चीजों को बिठाना है गैप्स में, 3 चीजों को। तो 8C3, इनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, और ये जो बैठे हुए हैं पहले से, इनका अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल। सीधा मतलब आपको अब पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हवा में ही आपका आंसर आना चाहिए, तब तो मजा आएगा। 11th है, आपको कुल शब्द बताना है जिनमें वॉवल्स अल्फाबेटिकल क्रम में बैठे हैं, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठे हैं। और एक और क्वेश्चन मैं लिख दूंगा इसके बाद जिसमें कॉन्सोनेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं। यार इसमें देखो, इसने बोला है कि वॉवल्स जो है, यानी कि ए, फिर ई आए, फिर आई आए और फिर यू आए, इस ऑर्डर में बैठे हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो यही हुआ, तो मतलब इनका ऑर्डर तो फिक्स है, इनका जो क्रम है, जो ऑर्डर है, वो तो यहां पर फिक्स हो गया। तो अब हमें सिर्फ इनके लिए जगह चुननी है। तो यहां पर एक रिजल्ट बन गया हमारे लिए। क्या है वो रिजल्ट? रिजल्ट नंबर 5। सारे रिजल्ट जो हमने इस क्वेश्चन में सीखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएंगे। जब ऑर्डर यानी कि क्रम फिक्स हो, तब सिर्फ स्थान चुने। सिर्फ आपको क्या करना है, स्थान चुनना है, क्योंकि बैठना तो उनको एक फिक्स ऑर्डर में है ही। तो आप सोच के देखो कि आपको 10 में से 4 स्थान चुनने हैं जिसमें ए ई आई यू बैठे हैं। इनके बैठने का तरीका एक ही है, ए ई आई यू, और जो बाकी 6 बचे हैं कॉन्सोनेंट्स, उनका अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? इसके बाद आते हैं अगले पर, 12th पर। 12th है कुल शब्द जिनमें कॉन्सोनेंट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हों। कुल शब्द जिनमें कॉन्सोनेंट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो। अब कॉन्सोनेंट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, अब सोच के देखो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो कितनी जगह हमें चुननी पड़ेंगी, 6 जगह। तो 10C6 हवा में ही चीजें हो जाएंगी। उनका अरेंजमेंट तो फिक्स है, तो इंटू 1 कर दो। बचे हुए वॉवल्स का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। ये लो साहब आपका आंसर। तो हमेशा याद रखें, जब भी ऑर्डर फिक्स हो तब सिर्फ और सिर्फ स्थान चुनना है उन चीजों के लिए जिनका ऑर्डर फिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेडिंग डाली है मैंने संख्याओं का खेल, प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें सारे क्वेश्चंस अंकों पर हैं, इसमें आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, 5 अंकों की कुल संख्याएं आपको बतानी है। इसमें मैं 2 चीजें आपको पहले से बता रहा हूं कि इसमें आपको विदाउट रेपिटेशन और विद रेपिटेशन, यानी पुनरावृत्ति के बिना और पुनरावृत्ति के साथ, दोनों आंसर आपको देने हैं। पहले वाले पार्ट में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। ठीक है, मतलब इसमें रिपीट होगा तो कितना आंसर आएगा और रिपीट नहीं होंगे नंबर्स तो कितना आंसर आएगा, ये आपको बताना है। तो 5 अंकों की कुल संख्याएं। देखिए आपके पास डिजिट्स कितने होते हैं पहले तो ये बताओ। डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9। करेक्ट है, यही डिजिट्स हैं हमारे पास। अब हमें 5 अंकों की कुल संख्याएं बतानी है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं विद रिपीटिशन, कि जब रिपीटिशन होगा तब क्या सीन रहेगा। तो विद रिपीटिशन में क्या रहेगा, देखिए 1 2 3 4 5, पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता, तो पहले स्थान पर बैठने के लिए 9 उम्मीदवार रहेंगे 0 को छोड़ करके। फिर बाद में कोई भी बैठ सकता है, क्योंकि रिपीटिशन है तो 10 10 तरीके हैं, 10 10 10 10 सबका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये आपका आंसर आएगा 90,000। उसके बाद विदाउट रिपीटिशन की बात करते हैं, जब पुनरावृत्ति ना हो। विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन में क्या होगा देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5, यहां पर सबसे पहले 9 ही बंदे बैठेंगे, ठीक है, 0 तो बैठ ही नहीं सकता था। अब 1 खर्च हो चुका है इन 9 में से, मान लो कि 6 खर्च हो गया, 6 यहां पर बैठ गया आकर के, ठीक है। अब 0 भी शामिल हो चुका है, 6 हट चुका है, तो अब वापस आपके पास कितने बचे, 9, फिर कितने बचे 8, फिर 7 और फिर 6। तो ये आपका होगा विदाउट रिपीटिशन। अब आते हैं 5 अंकों की कुल विषम संख्याएं, ठीक है। तो देखिए इसमें भी बात करते हैं सबसे पहले विद रिपीटिशन। विद रिपीटिशन अगर विद रिपीटिशन की अपन बात करें तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5। अगर मुझे विषम संख्याएं बनानी हैं तो डेफिनेटली मेरे पास इस जगह पर 1 3 5 7 और 9, इन पांचों में से कोई एक बैठना चाहिए इस स्थान पर। इस स्थान पर बैठने के लिए मेरे पास 5 उम्मीदवार हैं, 1 खर्च हो गया, 4 बचे। अब मान लो 5 को मैंने बिठा दिया, तो अब 9 बच रहे हैं टोटल। अब मुझे अगर संख्या बनानी है 5 अंकों की, तो 0 नहीं बैठ सकता। तो अब यहाँ पर जो है बैठने के लिए कितने लोग मौजूद हैं, भाई ये खर्च भी हो गया तो भी रिपीट तो हो ही सकता है, क्योंकि हम विद रिपीटिशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 9 बचे, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी 10, तो कुल 45,000 संख्याएं होंगी विद रिपीटिशन, विषम संख्याएं। इसके बाद आते हैं विदाउट रिपीटिशन। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में हज़ारों बच्चे रोज़ाना ये बोलते हैं कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाएं या वो वाला चैप्टर का वीडियो डालें। तो हम उन बच्चों से रिक्वेस्टफुल मैनर में ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और बेल आइकन को हिट करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन वीडियोज़ की आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाले हुए हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर जाएँ और वीडियोज़ देखें। विदाउट रिपीटिशन देखिए, विदाउट रिपीटिशन की बात करते हैं। वापस से आपको पता ही है, विषम संख्या बनानी है तो यहां पर इनमें से एक का बैठना जरूरी है, तो 5 तरीकों से बैठ जाएंगी, ठीक है। अब विदाउट रिपीटिशन है, 1 खर्च हो गया है, वहां पर 0 नहीं आ सकता, तो यहां पर कितनी चॉइस बची, 8, फिर कितनी बची 8, फिर 7 और फिर 6। तो यह है विदाउट रिपीटिशन का आंसर, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट है, 5 अंकों की कुल सम संख्याएं इंपॉर्टेंट क्यों है, जब विदाउट रिपीटिशन का आप केस करोगे तब। पहला देखो, पहला तो वही है, विद रिपीटिशन हम कर रहे हैं, तो विद रिपीटिशन, जब विद रिपीटिशन आप करोगे तो 1 2 3 4 5 आपको बनानी है सम संख्याएं हैं। तो यहां पर अंत में 0 2 4 6 8 बैठना चाहिए, तो इन 5 में से कोई भी एक को बिठा दो, ठीक है। यहां पर बैठने के 5 तरीके हैं।
और यहाँ पर 0 नहीं बैठ सकता तो 9 तरीके, बाकी सब जगह कोई भी बिठा दो 10 तरीकों से, तो टोटल ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। अब बात करते हैं विदाउट रिपीटिशन, जिसके लिए ही मैंने इस क्वेश्चन पर स्टार लगाया है। तो देखिए विदाउट रिपीटिशन की बात हम करते हैं जब पुनरावृत्ति ना हो अंकों की, तो उस केस में हमारे पास दो सिचुएशंस रहेंगी। क्या है वो सिचुएशंस देखो। पहली सिचुएशन के अंत में आप 0 को बिठा दो, यहां पर 0 बैठ जाए, है ना, 0 यहां पर आके बैठ जाए तो भी आपके पास इवन नंबर बनेगा। अब 0 यहां पर बैठ गया है, पुनरावृत्ति करनी नहीं है आपको, तो यहां पर कितनी चॉइसेस हैं फिर 9, 8, 7, 6, और यहाँ 0 कितने तरीकों से बैठेगा, एक तरीके से, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1। 0 मत कर देना, 0 को तो मैंने बिठाया है, ठीक है, डब्बे में, एक तरीके से बैठेगा। फिर आ जाओ इधर कि अब यहां पर 2, 4, 6, 8 में से कोई भी बैठ जाए, कितने तरीकों से बैठेगा, 4 तरीकों से बैठेगा, 4 तरीकों से बैठेगा, ठीक है। और यहां पर इनमें से एक खर्च हो चुका है, वहां पर 0 नहीं आ सकता, तो 8, फिर 0 आ सकता है, 8, फिर 7 और फिर 6। तो ये दो केस बनेंगे अलग अलग, एक में 0 को मुझे यूनिट डिजिट पर रखना पड़ेगा और एक में मुझे बाकी चारों को यूनिट डिजिट पर रखना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरा टोटल आंसर आएगा। तो इस वजह से इस पर आपको स्टार लगाना जरूरी है विदाउट रिपीटिशन इवन नंबर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो पैलिंड्रोम नंबर हमें बताना है अगले क्वेश्चन में। पैलिंड्रोम नंबर का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान, यानी कि जैसे मैंने लिया 4, 2, 7, 2, 4, तो आप देख सकते हो इसमें आप इधर से देखो चाहे इधर से देखो, अंकों का अरेंजमेंट जो सीक्वेंस है वो वही है, यानी कि 4, 2, 7, 2, 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो यहाँ पर आना चाहिए। तो अगर अपन इस हिसाब से सोचें तो कितने नंबर संभव हैं, देखो भाई यहाँ पर भरने के 9 तरीके हैं क्योंकि 0 नहीं आ सकता, वही तरीके यहाँ पर भी लागू हो जाएंगे। यहाँ पर भरने के 10 तरीके हैं, उतने ही तरीकों से ये भी भरा जाएगा, और यहाँ पर अकेले भरने के 10 तरीके हैं। तो टोटल हो गया आपके पास 9 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 900। क्योंकि यहाँ पर जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ आएगा, तो इसलिए इन दोनों नंबर, इन दोनों स्पेसेस, इन दोनों स्थानों के लिए जो नंबर ऑफ वेज है वो 9 है। फिर इसके और इसके लिए 10 है और इस अकेले के लिए 10 है, तो 9 इंटू 10 इंटू 10, 900 आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की कुल संख्या जिनके अंक, पहला पार्ट, घटते क्रम में हो। 5 अंकों की कुल संख्या जिनके अंक घटते क्रम में हो, यानी कि नंबर कुछ ऐसा हो जैसे 6, 4, 3, 2, 1 ऐसा हो गया, तो घटते क्रम में है। इसका मतलब आपने अगर 5 नंबर सिलेक्ट कर लिए तो उनके अरेंजमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही उसका ऑर्डर फिक्स करके दिया है कि वो घटते क्रम में है। तो अभी अभी मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया था कि जब आपका ऑर्डर फिक्स हो तो आप सिर्फ जगह चुनिए। तो यहां पर आपको पता है कि 10 में से मुझे कोई भी 5 अंक चुन लेने हैं और उनका अरेंजमेंट तो एक ही रहने वाला है, वो है घटते क्रम में। 0 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 अगर शामिल हो भी गया तो घटते क्रम में होने की वजह से वो अंत में ही आएगा। तो इसलिए 10 में से चुपचाप 5 अंकों को सिलेक्ट कर लो और वो घटते क्रम में अपने आप जम जाएंगे, क्योंकि उनके क्रम को उसने फिक्स करके दिया हुआ है। सेकंड में भी उसने फिक्स किया हुआ है, बी पार्ट में बढ़ते क्रम में हो। अब बढ़ते क्रम में हो तो इसमें क्या डिफरेंस है वो देखो आप। जब बढ़ते क्रम में आप सिलेक्ट करोगे 10 में से 5 नंबर्स को और 0 शामिल हो गया तो 0 फिर यहीं पर बैठेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर हमें पता है कि हमें बढ़ते क्रम में ही चाहिए और 0 अगर शामिल हो गया तो 0 तो हमेशा पहले स्थान पर ही आएगा, क्योंकि बाकी सब नंबर 0 से बड़े ही होते हैं। तो इसलिए हमें 0 को शामिल ही नहीं करना इस पर्टिकुलर के लिए। तो अब हमारे पास 10C5 नहीं होगा, अब हमें उन 9 में से 5 को सिलेक्ट करना है और उनका ऑर्डर फिर से फिक्स होगा, क्योंकि वो बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा एक क्वेश्चन बनाया है आपके लिए जो कि नंबर्स पर बेस्ड है। तो अगला टॉपिक है ज्यामितीय आधारित प्रश्न, यानी कि ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम।
ये काफ़ी मात्रा में आए हैं एग्जाम्स में भी, और मैं आपको इनका तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं ये, ज्यामितीय आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन अगर अपन लें कि मान लो हमारे पास n पॉइंट्स हैं, ठीक है, n पॉइंट्स हैं जिनमें से कोई भी 3 कोलिनियर यानी कि संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ बतानी है वो है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सरल रेखाएं, यानी कि कुल सरल रेखाओं की संख्या, सरल रेखाओं की संख्या आपको बतानी है। और सेकंड में आपको बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुजों की संख्या। कुल सरल रेखाओं की संख्या और कुल त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। n पॉइंट्स हैं जिनमें से कोई भी 3 संरेखी नहीं है। तो देखिए, आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे मान लो ये कोई प्लेन है और इस प्लेन में ऐसे पॉइंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, कोई भी 3 इसमें कोलिनियर नहीं है। तो अगर आपको सरल रेखा बनानी है तो आपको किन्हीं 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो जाएगी, जितने तरीकों से आप n में से 2 पॉइंट्स को चुन सकते हो उतनी ही स्ट्रेट लाइंस होंगी। और एक ट्रायंगल बनाना है आपको तो आपको 3 पॉइंट्स चुनने होंगे। तो जितने तरीकों से आप n में से 3 बिंदुओं को चुन सकते हो उतने ही त्रिभुज बन जाएंगे आपके पास। करेक्ट है, यह है NC2 और NC3, यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समतल में 10 बिंदु हैं और उनमें से कोई भी संरेखी नहीं है सिवाय 4 बिंदुओं के। तो अपन इसका डायग्राम कुछ ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट्स तो कोलिनियर हैं, आपको दिख ही रहे हैं, और बाकी 6 पॉइंट्स इस तरीके से हों। तो आप देख सकते हो जिनमें से 4 बिंदुओं को छोड़कर कोई भी 3 संरेखी नहीं है। यहां पर 3 और लिख देना, कोई भी 3 बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन 4 बिंदुओं को छोड़कर कहीं पर भी आप देखोगे तो कोई भी 3 पॉइंट आपको एक साथ कोलिनियर नजर नहीं आएंगे, है ना। वो ऐड कर लेना इन्फॉर्मेशन। अब आपको सरल रेखाओं की संख्या बतानी है। सरल रेखाओं की संख्याओं के लिए आपने अभी अभी जाना है कि आपको जितने तरीकों से आप उस प्लेन में मौजूद n पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को चुन सकते हो उतनी ही सरल रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर भी हम वही लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम NC2 का इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप इनमें से कोई 2 पॉइंट्स ले रहे होंगे जो ऑलरेडी कोलिनियर हैं। इसमें या तो इन दोनों को ले लिया, या इन दोनों को ले लिया, या इन दोनों को ले लिया। तो कुल मिलाकर आप एक ही लाइन को बार बार ले लोगे, तो कुछ ना कुछ तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको करने का टेक्निक 1 देखिए। मेरे पास ये जो पॉइंट्स हैं P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 और P10 मुझे लाइन बनानी है। तो हो सकता है मैं इन 6 में से कोई 2 पॉइंट चुन लूँ ऐसे, तो लाइन मिलेगी मुझे, या एक पॉइंट मैं ऊपर से ले लूँ, एक पॉइंट मैं नीचे से ले लूँ, तो भी मुझे लाइन मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि 6 में से मैंने 2 लाइन्स को चुन लिया ऊपर के 6 में से, तो मुझे 100% एक लाइन मिलेगी। या मैंने ऊपर से एक बिंदु लिया और नीचे से एक बिंदु लिया, एक पॉइंट उसका एक पॉइंट इसका, तो भी मुझे लाइन मिलेगी। और एक ये वाली लाइन तो है ही, तो +1, तो ये हो जाएगा भाई 15,
प्लस 24 प्लस 1 यानी कि 40। तो कुल स्ट्रेट लाइंस कितनी है? 40 है। ये तो है इसकी टेक्निक 1। अब आइए टेक्निक 2 पर चलते हैं, जो आपको दिमाग में रखनी है। टेक्निक 2 है कि टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 10, उनमें से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लो, माइनस, अब इन 10 में से 2 पॉइंट्स को जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो एक दिन ऐसा भी हुआ होगा कि 2 पॉइंट्स या तो ये सिलेक्ट हुए होंगे, या 2 पॉइंट्स ये सिलेक्ट हुए होंगे, या 2 पॉइंट्स ये सिलेक्ट हुए होंगे। तो इसका मतलब एक ही लाइन बार बार आ रही होगी। तो अपन क्या करते हैं, इन 4 बिंदुओं से बनने वाली स्ट्रेट लाइन को माइनस कर देते हैं। तो tan c2 माइनस 4c2 करते ही, tan c2 माइनस 4c2 करते ही वो वाली गलती आपकी सुधर गई जिसमें एक ही लाइन को बार बार काउंट किया जा रहा था। लेकिन 4c2 माइनस करने से ये पूरे चारों पॉइंट से हट गए, लेकिन ये लाइन तो है, ये पूरी लाइन ही हट गई थी। तो इस लाइन को जोड़ने के लिए +1 कर दीजिए, और इसका आंसर भी कितना आएगा? 40 ही आएगा। तो अब यहां पर अपन एक रिजल्ट लिख लेते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यानी कि स्ट्रेट लाइंस की जो कुल संख्या होगी वो किसके बराबर होगी? टोटल बिंदुओं में से आप 2 बिंदुओं को सिलेक्ट करो, माइनस संरेखी जो बिंदु हैं उनमें से 2 बिंदुओं को सिलेक्ट करो और +1 कर दो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएँ। और आपके द्वारा दिए गए प्यार और स्नेह से मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड फील कर रही है और आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। ये प्रत्येक संरेखी निकाय के लिए होगा, ठीक है? प्रत्येक संरेखी निकाय के लिए ऐसा ही होगा। अब जो सेकंड पार्ट है, ट्रायंगल्स की संख्या हमें निकालनी है, उसमें देखिए मैंने क्या किया है कि ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है कि ऊपर से आप 2 पॉइंट्स ले लो और नीचे से 1 पॉइंट ले लो। तो आप देख सकते हो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ऊपर से 2 नीचे से 1, यानी कि 6 में से 2 पॉइंट्स और 4 में से 1 पॉइंट, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नीचे से 2 पॉइंट्स ले लिए और ऊपर से 1 पॉइंट ले लिया, ठीक है, यानी कि +6c1 × 4c2। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऊपर से ही 3 पॉइंट्स ले डाले, तो 6 में से 3 पॉइंट्स, 6c3। ये आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए। ये टेक्निक 1 है। लेकिन हम बात करेंगे टेक्निक 2 की। टेक्निक 2 देखिए, टेक्निक 2 में है कि टोटल पॉइंट्स 10 थे, 10 में से हमने 3 को सिलेक्ट किया, लेकिन जब हमने इन 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया तो एक दिन वो भी आएगा जब 3 पॉइंट्स इन्हीं में से कोई सिलेक्ट हो जाएगा, तो हमें ये वाला केस माइनस करना पड़ेगा, -4c3, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स तो कभी ट्रायंगल बनाएंगे ही नहीं, तो इसलिए इनसे सिलेक्ट होने वाले 3 पॉइंट्स को हमें रिजेक्ट कर देना है। तो 10c3 - 4c3 आपका आंसर है। तो यहां पर आपका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर आपको निकालने हैं तो टोटल c3 माइनस संरेखी c3 कर दीजिए। और जैसा कि मैंने वहां लिखा, प्रत्येक संरेखी निकाय के लिए है, वहां पर भी यही है, प्रत्येक संरेखी निकाय के लिए। ठीक है, अब ये 2 रिजल्ट हमें मिल गए हैं। अब इन पर बेस्ड अपन क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये आपको एक बिंदुओं का निकाय दे रखा है जिसमें आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं। तो इसमें टोटल पॉइंट्स कितने हैं पहले वो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लिखा है टोटल c2 यानी कि 9c2 माइनस संरेखी c2। तो पहला कोलिनियर सिस्टम ये है, तो 5c2 कर दो +1। फिर अगला कोलिनियर सिस्टम ये है -4c2 +1। फिर अगला कोलिनियर सिस्टम ये है तो -3c2 +1। ये आपकी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं।
फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में आते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको लिखा था टोटल C3 माइनस संग्रेखी C3। तो टोटल यानी कि 9C3 माइनस संग्रेखी C3। पहला सिस्टम है 5C3, दूसरा सिस्टम है 4C3, तीसरा सिस्टम है 3C3। तो ये है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और ये है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, IIT का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का। इसमें आपको इस तरीके से एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। तो मान लीजिए कि मुझे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बतानी है, ठीक है। तो सरल रेखाओं के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कुल पॉइंट्स कितने हैं 7। तो 7 में से मैंने 2 को सिलेक्ट किया, माइनस कोलिनियर सिस्टम, माइनस करना पड़ेगा। पहला कोलिनियर सिस्टम ये है तो 3C2 + 1, दूसरा कोलिनियर सिस्टम ये है -3C2 + 1, और तीसरा कोलिनियर सिस्टम ये है तो -3C2 + 1। उन कोलिनियर पॉइंट्स में से किन्हीं भी 2 को सिलेक्ट करके हटाना है और उस लाइन को जोड़ देना है, बस ये काम करना है आपको स्ट्रेट लाइंस के अंदर। उसके बाद हमें पूछा गया है सर्कल, ट्रायंगल्स, कि ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो ट्रायंगल्स के लिए टोटल पॉइंट्स थे 7, 7C3 माइनस कोलिनियर सिस्टम को माइनस करो -3C3, माइनस एक और कोलिनियर सिस्टम को माइनस करो 3C3, और एक और कोलिनियर सिस्टम को माइनस करो 3C3। तो ये होंगे आपके नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 वृत्त तथा 4 सरल रेखाएं हैं। कुल अधिकतम प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या ज्ञात करनी है आपको। 5 वृत्त हैं और 4 सरल रेखाएं हैं, तो कुल अधिकतम प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या आपको ज्ञात है, अधिकतम। तो आप देखो 2 सर्कल्स जो होते हैं वो आपको 2 जगह पर कट करते हैं। टच वाला केस इसलिए नहीं लेना क्योंकि अधिकतम वर्ड लगा हुआ है, उसमें फिर आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन और सर्कल जब टकराते हैं तो वो भी 2 पॉइंट्स पर टकराते हैं, और 2 स्ट्रेट लाइंस जब टकराती हैं तो वो एक ही पॉइंट पर टकराती हैं। बस इसी पर आधारित प्रश्न है। तो जब हम 5 में से 2 सर्कल्स को सिलेक्ट करेंगे तो हमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, या एक केस हो सकता है कि हम स्ट्रेट लाइन को और सर्कल को ले लें। तो 5 में से एक सर्कल को लिया, 4 में से एक सरल रेखा को लिया, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है, और जब 4 में से 2 स्ट्रेट लाइंस को लिया तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 है। ये टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये कुछ पैरेलल लाइंस हैं और ये कुछ और पैरेलल लाइंस हैं, इस तरीके से एंगल पर हैं। ये जो हैं ये n पैरेलल लाइंस हैं और ये m पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं। आपसे पूछा है कि आप समांतर चतुर्भुजों की संख्या बताओ। समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी भाई। एक चतुर्भुज बनाने के लिए मुझे 2 तो क्षैतिज चाहिए, या यूं कह लो कि 2 तो लेटिव ही पैरेलल चाहिए और 2 इस तरह की पैरेलल चाहिए। तो यानी कि m में से मुझे 2 लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेंगी और n में से भी 2 लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पैरेललोग्राम बनाने के लिए चारों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो mc2 इंटू nc2। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करते हैं। अब मान लो इस तरह की लाइंस हैं आपके पास, ऐसे तो हैं पूरी 7 पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, ऐसे लिख देते हैं पैरेलल लाइंस, समझ जाना आप लोग। और ऐसे हैं पूरी 5 पैरेलल लाइंस। बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, ध्यान से देखना, कई बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इसमें, तो स्टार लगा दिया मैंने। अब इसमें आपसे 2 बातें पूछी जा रही हैं। पहला
आयतों की संख्या बताओ। आयतों की संख्या, तो आयतों की संख्या होगी, आयतों की संख्या होगी 7 में से 2 लाइन सिलेक्ट कर लो और 5 में से 2 लाइन सिलेक्ट कर लो, क्योंकि ये देखो ये एक आयत बन गया, 2 क्षैतिज रेखाएं 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं, तो 7c2 × 5c2 आपकी आयतों की संख्या होगी। वर्गों की संख्या, जिसको समझने में भी अच्छा लगेगा और समझाने में भी मजा आएगा। तो वर्गों की संख्या देखिए, बाद में इसको जनरलाइज कर दूंगा। वर्गों की संख्या में यह है कि भाई क्या आपके पास 1 × 1 का वर्ग था, या 1 × 2 का वर्ग था, या 1 × 1 का था, या 2 × 2 का था, या 3 × 3 का था, इस पर डिपेंड करेगा। तो पहले अपन 1 × 1 की बात कर लेते हैं, है ना, 1 × 1, या फिर 2 × 2, या फिर 3 × 3, 4 × 4 और 5 × 5। अगर मैं 1 × 1 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 6 × 4 टोटल स्क्वायर बनेंगे। 2 × 2 की बात करूं तो देखो कैसे गिनेंगे, 1 2 यूनिट्स ले ली, 1 2 3 4 5, 5 इधर आई, फिर 1 2 3, 3 इधर आई, ठीक है। अच्छा यहाँ 5 × 5 तक नहीं जाएंगे क्योंकि यूनिट्स तो हमारे पास मैक्सिमम 4 ही आई है, ठीक है। 3 × 3 पर हो जाएगा 4 × 2 और 4 × 4 पर हो जाएगा 3 × 1। ये हमारे पास टोटल वर्गों की संख्या आएगी। अब इससे अपन क्या सीखे, अपन एक जनरल कंसेप्ट इससे निकाल सकते हैं। कैसे, देखो जनरल कंसेप्ट ये था कि जब आपको 1 × 1 के स्क्वायर चाहिए थे तो टोटल 7 में से आपने 1 माइनस किया और 5 में से आपने 1 माइनस किया। जब 2 × 2 के चाहिए थे तो टोटल 7 में से आपने 2 माइनस किया, 5 में से आपने 2 माइनस किया। तरीका समझ में आ रहा है। जब 3 × 3 का चाहिए था तो 7 में से आपने 3 माइनस किया और 5 में से भी आपने 3 माइनस किया। और जब 4 × 4 का चाहिए था तो 7 में से आपने 4 माइनस किया और 5 में से भी आपने 4 माइनस किया। तो ये रिजल्ट आता गया। इसका मतलब ये है कि अगर हमें r × r का वर्ग चाहिए तो वो होगा m - r × n - r, या r × r वर्गों की संख्या, ऐसे लिख लो। ये होगी m - r × n - r, जहां m और n क्या हैं, जहां m और n समांतर रेखाएं हैं, m तथा n समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। जैसे यहां पर 7 रेखाएं और 5 रेखाएं, ऐसे ही m और n है, ठीक है। तो पहला रिजल्ट तो ये मिल गया आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर अगर अपन से पूछा जाए, जो कि इसमें पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्गों की कुल संख्या आपसे पूछी जाए, हिंदी में लिख सकते हो वर्गों की कुल संख्या। मेरी आदत है मैं इंग्लिश में भी लिखता हूं क्योंकि आगे आपको सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्गों की कुल संख्या अगर आपको निकालनी है, कब, जब आपको m तथा n समांतर रेखाओं का निकाय दिया हुआ है, m तथा n पैरेलल लाइंस का निकाय दे रखा है, तो उस केस में ये होगा m - 1 × n - 1 प्लस m - 2 × n - 2 प्लस m - 3 × n - 3 प्लस सो ऑन, चलते जाना है जब तक कोई भी एक खंड इकाई ना हो जाए, जब तक कोई भी एक खंड 1 न हो जाए। आप देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में हम वहां पर रुके थे जब वो 1 हो गया था। ये देखो ये 1 हो गया था। तो ये आपके स्क्वायर निकालने का एक जनरल फॉर्मूला हो गया
ठीक है, GTR यानी कि गुड टू रिमेंबर। रिजल्ट याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, GTR। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, अगर आपको इस टॉपिक का वीडियो अच्छा लगा और आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।